हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, जहाँ से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और राजस्थानी चित्रकला से रिलेटेड हम सारे टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में जो पूछे जा सकते हैं वो सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, सेट एग्ज़ाम, जेईएन एग्ज़ाम या आरएस एग्ज़ाम या पशु परिचर एग्ज़ाम, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद निरुक्तिवर्ती व वैकालिका सूत्र चूर्णी के भंडार कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों ओद निरुक्तिवर्ती और वैकालिका सूत्र चूर्णी के भंडार जैसलमेर में मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे मेवाड़ की बात की जाए दोस्तों तो वहाँ पर हम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की बात करते हैं, बट ये अलग है दोस्तों। यहाँ पर ओद निरुक्तिवर्ती और वैकालिका सूत्र चूर्णी की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये कहाँ के हो जाएंगे? आपके जैसलमेर के हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन। ठीक है, कब के हैं? 1060 ईस्वी के, याद रह जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आलनिया दर्रा के शिलाश्रय चित्रित कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों आलनिया जो है और दर्रा जो है ये आपकी कहाँ के हो जाएंगे? ये आपके कोटा के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित है। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ को कहा जाता है, और जो कि अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित है, तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी मेवाड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, दर्रा, काली सिंध घाटी, माउंट आबू व इडर में चित्रित शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? दर्रा, काली सिंध घाटी, माउंट आबू और इडर में चित्रित शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? तो ये आपके वीएस वाकणकर ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा। कौन हो जाएंगे? आपके वाकणकर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वीएस वाकणकर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। आगे देखिए, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब माना जाता है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी लगभग में माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ था वो 11 से 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। यहाँ पर बात की जा रही थी भाषा के बारे में, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब माना जाता है? तो 1500 ईस्वी माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किस पुस्तक में किया है? तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का विभाजन किसने किया? पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, ये किसने किया था वैज्ञानिक विभाजन? ये आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कब किया था दोस्तों? तो 1916 में किया था, और इनकी कौन सी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग्स नाम से इनकी पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, W.H. ब्राउन ने किस ग्रंथ में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया है? तो दोस्तों W.H. ब्राउन जो है इसने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया है। ये किस में दिया है? तो ये इंडियन पेंटिंग्स में दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस विद्वान ने राजपूत कला को राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया? तो दोस्तों इन्होंने राजपूत कला को राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया, ये कौन हो जाएंगे? आपके राय कृष्णदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिए आप दोस्तों, एक तरफ तो आप लिख दीजिए राजपूत और एक तरफ आप लिख दीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? राजस्थानी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजपूत से राजस्थानी चित्रकला का नाम किसने दिया? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? राय कृष्णदास हो जाएंगे। और राजस्थानी से राजपूत चित्रकला नाम किसने दिया? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? ये आपके W.H. ब्राउन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर राजपूत से राजस्थानी पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राय कृष्णदास हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थानी से राजपूत चित्रकला का नाम किसने दिया? तो ये W.H. ब्राउन ने दिया है, किसमें? इंडियन पेंटिंग्स में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए,
चित्रकला व इनकी उपशैलियों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मेवाड़ शैली जो है इसकी उपशैलियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर उपशैली, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा और बागोर। मारवाड़ की देखी जाए दोस्तों तो नागौर हो जाएगी, घानेरा हो जाएगी, रिया हो जाएगी और भिणाई हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी है दोस्तों, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आप इनको याद रखिए। ढूंढाड़ की कौन सी हो जाएगी दोस्तों, उनियारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों, जो कि आपकी ढूंढाड़ और बूंदी का मिश्रण है। ढूंढाड़ और बूंदी का मिश्रण है दोस्तों, यानी कि जयपुर और बूंदी का मिश्रण कौन सी हो जाएगी आपकी, उनियारा हो जाएगी। इसरदा, सामोद, झिलाए, शेखावटी शैली। ठीक है, और हाड़ौती शैली की कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, बूंदी, कोटा, झालावाड़ उपशैली। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी कमलचंद्र ने किसके राज्यकाल में चित्रित किया। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रथम चित्रित ग्रंथ था मेवाड़ का, क्या नाम है उसका, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, कमलचंद्र के द्वारा लिखा गया था 1260 ईस्वी में। और उस समय शासक कौन थे, तेज सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि तेज सिंह के काल में लिखा गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और जो अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था दोस्तों, जो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन है वो कौन सा था आपका, वो आपका वैकालिका सूत्रचूर्णी और ओद निरुक्ति वर्ती है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि जैसलमेर में मिले हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, डगलस बेरेट व बेसिल ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम माना है। तो दोस्तों चोर पंचाशिका शैली का उद्गम जो माना है ये मेवाड़ शैली से माना है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने माना है, ये डगलस बेरेट वो बेसिल ने माना है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, चोर पंचाशिका शैली जो है ये किससे संबंधित है, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण का चित्र किसने बनाया था। तो उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण नाना राम ने बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1592 ईस्वी में प्रसिद्ध कृति ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है किस शैली से संबंधित है। तो दोस्तों 1592 ईस्वी में प्रसिद्ध कृति ढोला मारू जो है ये आपकी चावंड शैली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, एक चित्रकार है आपके, उनका नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे कौन, नसरुद्दीन। कौन हो जाएंगे दोस्तों, नसरुद्दीन। इन्होंने 2 चित्र लिखे हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका हो जाएगा दोस्तों ढोला मारू, कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका ढोला मारू हो जाएगा, और एक आपका दोस्तों रागमाला हो जाएगी। ठीक है, रागमाला या बारहमासा, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ढोला मारू जो है ये तो इन्होंने कब लिखा दोस्तों, 1592 के आसपास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1592 में शासक कौन थे, तो महाराणा प्रताप थे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि महाराणा प्रताप के काल में इन्होंने ढोला मारू का चित्रण किया, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके काल में, महाराणा प्रताप के काल में नसरुद्दीन ने। और दोस्तों अमर सिंह के काल में रागमाला, अमर सिंह प्रथम के काल में इन्होंने क्या किया, रागमाला और बारहमास का चित्रण किया, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम, तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। यानी कि नसरुद्दीन जो था ये आपका महाराणा प्रताप के काल में भी था और ये आपके अमर सिंह के काल में भी था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ढोला मारू का पूछा जाए आपसे तो आप क्या आंसर करेंगे, महाराणा प्रताप। और अगर आपसे रागमाला और बारहमासा का पूछा जाए दोस्तों तो आप क्या आंसर करेंगे, अमर सिंह प्रथम। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय को कहा जाता है। तो दोस्तों चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम के समय को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर चावंड की बात की जा रही है। ठीक है, अमर सिंह के समय रागमाला 1605 ईस्वी ग्रंथ का चित्रण किसने किया। तो दोस्तों रागमाला का चित्रण किसने किया, निसारुद्दीन ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी ढोला मारू का मैंने आपको बताया, ढोला मारू का चित्रण भी निसारुद्दीन के द्वारा किया गया था महाराणा प्रताप के काल में। ठीक है, वो कब की बात है, वो 1592 की बात है। ये कब की बात हो जाएगी, 1605 की। सन भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आरपीएससी के द्वारा दोस्तों ढोला मारू जो मैंने आपको बताया वो महाराणा प्रताप से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है। तो मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, शहाबुद्दीन व मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे। तो दोस्तों शहाबुद्दीन और मनोहर आपके जगत सिंह प्रथम के चित्रकार हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो मैंने आपको नसरुद्दीन बता दिया दोस्तों, अब एक आपको ध्यान रखना है शहाबुद्दीन और मनोहर। ठीक है, तो नसरुद्दीन जो है ये तो महाराणा प्रताप और अमर सिंह के काल में खत्म हो गया। इसके बाद कौन बचे, शहाबुद्दीन और मनोहर। तो शहाबुद्दीन और मनोहर जो है ये आपके जगत सिंह प्रथम के काल के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आसानी से आप याद रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए,
किस मेवाड़ शासक ने राजमहल में चित्तौरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से पुकारा गया? तो दोस्तों ये जगत सिंह प्रथम ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चित्तौरों की ओवरी नाम से चित्रशाला की स्थापना किसने की? तो जगत सिंह प्रथम ने की थी, जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए दोस्तों, किस मेवाड़ शासक के काल में बिहारी सस्सई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े व कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र बने? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिहारी सस्सई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना के ग्रंथों का चित्रण दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय के काल में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का संबंध किस चित्रशैली से है? दोस्तों पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का संबंध आपका नाथ द्वारा चित्रशैली से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का संबंध किससे हो जाएगा? नाथ द्वारा चित्रशैली से हो जाएगा। आगे देखिए, नाथ द्वारा शैली किन शैलियों का मिश्रित रूप है? तो नाथ द्वारा शैली जो है यह आपका उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रित रूप है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उदयपुर और ब्रज शैली का। आगे देखिए, नारायणा, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसीराम किस शैली के चित्रकार थे? तो दोस्तों चतुर्भुज, नारायण और घासीराम और तुलसीराम, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके नाथ द्वारा शैली के चित्रकार है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। घासीराम पूछा जाता है दोस्तों, चतुर्भुज भी पूछा जाता है और नारायणा भी पूछा जाता है। और कमला व इलायची किस चित्रशैली की प्रमुख महिला चित्रकार है? तो दोस्तों कमला और इलायची जो है ये महिला चित्रकार है, कहाँ की? नाथ द्वारा की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि 6 नाम आपको ध्यान रखने हैं, नारायणा, चतुर्भुज, घासीराम, तुलसीराम, इसके अलावा कमला और इलायची। ठीक है, कमला और इलायची महिला चित्रकार हो जाएंगे और ये आपके नारायणा, चतुर्भुज, घासीराम, तुलसीराम ये आपके पुरुष चित्रकार हो जाएंगे नाथ द्वारा चित्रशैली के। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में रावत द्वारिकादास चूंडावत ने किस मेवाड़ शासक के समय स्थापित किया? तो दोस्तों देवगढ़ ठिकाना जो था ये किसने स्थापित किया था? तो ये सामंत द्वारिकादास चूंडावत ने स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1680 ईस्वी में। ठीक है, उस समय राजा कौन था? उस समय राजा जो था वो जयसिंह था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन था? जयसिंह था। ठीक है, ये तीनों बातें एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, किस ठिकाने के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे? तो दोस्तों 16वें उमराव जो है ये आपके किस ठिकाने के सामंत कहलाते थे दोस्तों? ये आपके देवगढ़ ठिकाने के सामंत कहलाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए, देवगढ़ शैली किस शैली का समन्वित रूप है? तो देवगढ़ शैली जो है ये आपके मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ तीनों का समन्वित रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मेवाड़ आ गया, मारवाड़ आ गया और जयपुर आ गया। ठीक है, आगे देखिए, किस शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो देवगढ़ चित्र शैली जो थी दोस्तों इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ये डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली किसने चित्रित की? तो दोस्तों विट्ठलदास चंपावत जो थे इनके लिए रागमाला चित्रावली वीर जी के द्वारा चित्रित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, कब की थी? 1623 ईस्वी में, यह भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो रागमाला चित्रावली का चित्रण वीर जी के द्वारा किया गया 1623 ईस्वी में। ठीक है, किसके लिए किया गया? तो ये विट्ठलदास चंपावत के लिए किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष थे। ठीक है, वीर जी का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? मारवाड़ से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस मारवाड़ शासक के काल में सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण वो मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर वो प्राणवान चित्र बने? तो ये अजीत सिंह के टाइम पर बने, ये आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ चित्र शैली जो थी दोस्तों उसमें सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र किसके काल में बने? तो ये अजीत सिंह के काल में बने, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे सुंदर और प्राणवान। आगे देखिए, ढालचंद किस मारवाड़ शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो दोस्तों ढालचंद आपके किसके चित्रकार हो जाएंगे? अभय सिंह के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र के चित्रकार हैं। तो दोस्तों महाराजा अभय सिंह नृत्य देख रहे हैं और उनका किसी ने चित्रण कर दिया, वो कौन है? ये ढालचंद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको कैसे याद रखोगे आप दोस्तों? इसको ऐसे याद रखिए आप, महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए इतने खो गए कि डाल में जाके बैठ गए। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए इतना खो गए कि डाल में जाके बैठ गए। यानी कि अब महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए जो चित्र है वो किसने बनाया? ढालचंद ने बनाया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, हमको सवाल सही करना है। ठीक है, आगे देखिए, मारवाड़ चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस शासक के समय पड़ा? तो दोस्तों मारवाड़ चित्रशैली जो थी इस पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव था, ये किस शासक के समय पड़ा? तो ये मानसिंह के समय पड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है दोस्तों? तो इन की प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर में है। ठीक
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये मानसिंह के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? गोरखनाथ जी थे, ये आपको ध्यान रखना है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, सिरे मंदिर कहाँ पर है? सिरे मंदिर आपका जालोर में स्थित है, ठीक है। जो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये भी आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि महामंदिर जोधपुर और सिरे मंदिर जालोर और मानसिंह का संबंध ये किससे हो जाएगा? नाथ संप्रदाय जोधपुर से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधव दास, राम सिंह भाटी, शिवदास किस शैली के चित्रकार थे? तो दोस्तों अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास भाटी, माधवदास भाटी, शिवदास भाटी, ये आपके सब जोधपुर शैली के चित्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, खंजन पक्षी के चित्र प्रमुख रूप से किस चित्र शैली की विशेषता है? तो दोस्तों खंजन या कीचन ये आपके जोधपुर से संबंधित हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर चित्रशैली और उनमें प्रयुक्त रंग के बारे में दिया गया है दोस्तों। उदयपुर शैली के अंदर दोस्तों हरे रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देवगढ़ चित्रशैली जो है दोस्तों, इसमें पीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जोधपुर शैली के अंदर लाल और पीले रंगों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और नाथ द्वारा चित्रशैली जो है दोस्तों, इसमें हरे और पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। यानी कि नाथ द्वारा में हरे और पीले दोनों का प्रयोग हुआ है, और उदयपुर में हरे रंगों का और देवगढ़ में पीले रंगों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और जोधपुर में लाल और पीले दोनों हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, बीकानेरी चित्रशैली का आगमन किस शासक के समय हुआ? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए बीकानेर चित्रशैली का आगमन किस शासक के समय हुआ, तो आपका आंसर होगा राय सिंह। और अगर आपसे पूछा जाए बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनूप सिंह, ठीक है। आगे देखिए, बीकानेरी चित्रशैली में राय सिंह के समय किस ग्रंथ के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं? तो दोस्तों भागवत पुराण का चित्रण मिलता है राय सिंह के काल का बीकानेर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भागवत पुराण का चित्रण जो है ये किस शासक के काल में किया गया था बीकानेर चित्रशैली में? तो ये राय सिंह के काल का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उस्ता अली रज्जा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो उस्ता अली रज्जा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रुकनुद्दीन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये किस शैली से संबंधित है? ये बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मथेरण व उस्ता कला का संबंध किस चित्रशैली से है? तो मथेरण और उस्ता कला का संबंध आपका बीकानेर चित्रशैली से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बीकानेर चित्रशैली में उस्ता कला का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो ये आपके अनूप सिंह का हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर शैली के चित्रकार रामलाल, अली रज्जा, हसन किसके दरबारी चित्रकार थे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये आपके अनूप सिंह के दरबारी चित्रकार हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, रामलाल, अली रज्जा और हसन। आगे देखिए, शाहजहाँ व औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी, ठीक है। शाहजहाँ औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ वो राजपूती संस्कृति की छाप किस शैली में देखने को मिलती है? तो ये आपको बीकानेर में देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, राधा कृष्ण की लीलाओं, तो यहाँ पर राधा कृष्ण की लीलाओं वो वल्लभ संप्रदाय का संबंध किस शैली से है? तो इनका संबंध किशनगढ़ चित्रशैली से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है, तो ये सावंत सिंह के काल को कहा जाता है दोस्तों। सावंत सिंह को नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बनी ठनी चित्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, वो हम देख लेते हैं। बनी ठनी का चित्रकार कौन है दोस्तों? तो ये आपके निहाल चंद हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? निहाल चंद हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि बनी ठनी चित्र जो है ये मोरध्वज व निहाल चंद ने बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा किसे कहा है? तो बनी ठनी को कहा है, यानी बनी ठनी को एरिक डिक्सन के द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है। आगे देखिए, 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है, यानी कि 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यह चित्र सावंत सिंह नागरीदास के समय चित्रित हुआ। तो दोस्तों बनी ठनी का जो चित्र चित्रित हुआ ये सावंत सिंह या नागरीदास के समय चित्रित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों एक और बात आपको ध्यान रखनी है, सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है ये वृंदावन में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंगमहल बूंदी का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों रंगमहल बूंदी का निर्माण जो है ये छत्रसाल ने करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे आप, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बूंदी के चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी के अंदर जो चित्रशाला है दोस्तों उसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे आप, इसको याद रखिए आप, छत्र ने अपने आप को रंग दिया, ठीक है।
छत्र रंग, छत्र रंग, ठीक है, छत्र ने अपने आप को रंग दिया। इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। छत्र ने अपने आप को रंग दिया, तो यानी कि छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया बूंदी में, यह आपको ध्यान रखना है। और उमेद चित्र, उमेद चित्र, यानी कि उमेद को उमेद से याद मत करो आप, उमेद को चित्र के साथ याद करो, उमेद चित्र, यानी चित्रशाला का निर्माण जो है बूंदी के अंदर वो उमेद सिंह ने करवाया। आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों, हमको तो सही करना है सवाल, कैसे भी सही हो। तो छत्र ने रंग दिया, यानी छत्र ने रंग महल का निर्माण करवाया बूंदी में, ये आपको ध्यान रखना है। और उमेद सिंह चित्र, यानी चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया, ठीक है, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिए, बूंदी की चित्रकला के बारे में देखते हैं दोस्तों। बूंदी की चित्रकला के अंदर पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि बूंदी चित्रशैली जो है दोस्तों, वहाँ पर पशु पक्षियों के चित्रण बहुत आयात में किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में मिलता है, तो बूंदी में मिलता है। सफ़ेद गुलाबी, लाल हिंगलू, हरे रंग का प्रयोग, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधुराम प्रमुख चित्रकार थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुरजन, रामलाल, श्री किशन, साधुराम, अहमद अली। आगे देखिए, कोटा चित्रशैली के अंदर स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वो राम सिंह को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कोटा चित्रशैली जो थी उसका स्वतंत्र विकास होना कब से प्रारंभ हुआ, राम सिंह के काल से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किस शासक के समय कोटा चित्रशैली में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिससे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, जिसने कृष्ण भक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, जिससे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है, तो ये आपका हो जाएगा भीम सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भीम सिंह ने कोटा का नाम क्या कर दिया था दोस्तों, नंदग्राम कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, नंदग्राम। ये कृष्ण भक्ति में इतना खो गया था दोस्तों, इसने कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से आपको याद हो जाना चाहिए कृष्ण भक्ति से संबंधित कौन है, भीम सिंह है, जिसने कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कोटा शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ, तो कोटा शैली का सर्वाधिक विकास अगर आपसे पूछा जाए तो उमेद सिंह के काल में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि तीन बातें हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र अस्तित्व किसके काल का, तो राम सिंह हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक विकास कब हुआ, तो उमेद सिंह हो जाएगा। और कृष्ण भक्ति के बारे में पूछा जाए तो भीम सिंह आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कोटा चित्रशैली से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, नारियों और रानियों के शिकार के दृश्य। तो कोटा चित्रशैली एकमात्र ऐसी चित्रशैली है दोस्तों जहां पर नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी रानियों को और नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हल्के हरे, पीले, नीले रंग का प्रयोग हुआ है। रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम और नूर मोहम्मद प्रमुख चित्रकार है दोस्तों, ठीक है। नूर मोहम्मद काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डालू जो है ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए डालू राम, तो डालू राम तो आपका अलवर का हो जाएगा दोस्तों, डालू राम कहाँ का हो जाएगा, अलवर का हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे डालू पूछा जाए सिर्फ, तो ये कहाँ का हो जाएगा, कोटा का हो जाएगा। और लच्छी राम जो है ये भी आपका कोटा का है, ये आपको ध्यान रखना है। एक लच्छी राम तो आपके वो थे जिन्होंने कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे, ठीक है। और एक आपके कौन से हो जाएंगे, कोटा चित्रशैली के हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्र नामक चित्र किस शैली में चित्रित हुआ, तो दोस्तों 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्र नामक चित्र आमेर चित्रशैली में चित्रित हुआ, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 1588 ईस्वी में रज्यनामा की प्रति अकबर के लिए कहाँ तैयार की गई थी, तो रज्यनामा की प्रति अकबर के लिए सूरत खाना जयपुर में तैयार की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, किस शासक ने रसिक प्रिया, इंपॉर्टेंट है, रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में बनवाए थे, तो दोस्तों ये किसने बनवाए थे, ये मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाए थे अपनी रानी चंद्रावती के लिए। यानी चंद्रावती किन की रानी थी दोस्तों, ये मिर्जा राजा जयसिंह की रानी थी, और रानी चंद्रावती के लिए इन्होंने रसिक प्रिया और साथ ही साथ कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ चित्रित करवाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, भित्ति चित्रों से सुसज्जित आमेर के गणेश पोल का निर्माण 1639 ईस्वी में किसने करवाया, तो दोस्तों गणेश पोल का निर्माण जो है ये भी आपका 1639 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यानी गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। और रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ का चित्रण जो है ये भी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया रानी चंद्रावती के लिए, ठीक है। आगे देखिए, जयपुर में 36 कारखानों का निर्माण किसने करवाया, तो जयपुर के अंदर 36 कारखानों का निर्माण जो है ये आपका सवाई जयसिंह ने करवाया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया, ठीक है। 36 कारखानों का निर्माण ध्यान रखना है दोस्तों, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, किस शासक के समय सूरत खाना आमेर से जयपुर आ गया, सूरत खाना जो था वो आमेर के अंदर था, फिर बाद में वो जयपुर के अंदर आ गया, तो किसके काल में आया, ईश्वरी सिंह के काल में आया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखिए, साहिब राम व लालचंद चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। साहिब राम और लालचंद जो है ये आपका जयपुर चित्रशैली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साहिब राम और लालचंद जो है ये आपके ईश्वरी सिंह के काल के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ईश्वरी सिंह के काल के हो जाएंगे। आगे देखिए, साहिब राम ने किस शासक का बड़े व्यक्ति चित्र आदमकद पोर्ट्रेट बनाया? दोस्तों, साहिब राम के द्वारा बड़े व्यक्ति चित्र बनाया गया था जिसे हम आदमकद पोर्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये किसने बनाया था? ये साहिब राम ने बनाया था। किसका बनाया था? ईश्वरी सिंह का बनाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि साहिब राम किसके काल का हो जाएगा? ईश्वरी सिंह के काल का हो जाएगा। और लालचंद जो है ये भी आपका ईश्वरी सिंह के काल का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लाडली दास किस शैली के चित्रकार हैं? तो दोस्तों, नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लाडली दास ये आपकी किशनगढ़ शैली के चित्रकार है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रकार याद करने हैं तो एक ट्रिक आप याद कर लीजिए दोस्तों, नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना, नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना, क्या लाना? किशनगढ़ से मोर लेके आना, मोर लाना। तो यहाँ पर आप नज़र मारोगे तो ना से तो आपका नानकराम हो जाएगा, नी से आपका निहाल चंद हो जाएगा, तू से आपका तुलसीदास हो जाएगा, ठीक है। और से आपका दोस्तों यहाँ पर आपका सूरध्वज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सवाई राम हो जाएगा, मोर से आपका मोरध्वज हो जाएगा, ठीक है। ला से आपका लाडली दास हो जाएगा दोस्तों, और ना से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? नानकराम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार मैंने आपको याद करा दिए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये ट्रिक देखनी है दोस्तों तो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, जुनिया के चांद द्वारा अंकित राजा फाबू जी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र किस शैली का सुंदर उदाहरण है? तो यह अजमेर शैली का सुंदर उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जुनिया के चांद द्वारा अंकित राजा फाबू जी का सन 1698 का व्यक्तिगत चित्र किस शैली का सुंदर उदाहरण है? तो ये अजमेर का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। अजमेर चित्रशैली जो है दोस्तों, वहाँ की एक प्रमुख चित्रकार है साहिबा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महिला है ये साहिबा, महिला जो है ये आपकी अजमेर चित्रशैली की प्रमुख चित्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, किस चित्रशैली में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म को समान आश्रय मिला है? ठीक है, यानी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जो है इनको समान रूप से जगह दी गई है, ये अजमेर के अंदर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, कुछ चित्रशैलियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं। वर्धावस्था का जो चित्र मिलता है वो किस चित्रशैली में मिलता है? तो ये आपका नागौर शैली में प्रमुखता से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी वर्धावस्था का चित्रण जो है ये नागौर शैली में मिलता है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण किस चित्रशैली में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण जो है ये आपका नागौर शैली की विशेषता है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वर्धावस्था और पारदर्शी वेशभूषा दोनों किससे संबंधित है? नागौर चित्रशैली से संबंधित है। आगे देखिए, मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। तो दोस्तों मूमल जो है ये आपका जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसलमेर शैली का जो स्वर्णकाल हो जाएगा दोस्तों, ये किसका काल हो जाएगा? ये आपका मूलराज सेकंड का काल जो है वो जैसलमेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जैसलमेर चित्रशैली से संबंधित एक और विशेषता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जाती है। जैसलमेर शैली एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, यह एकदम स्थानीय शैली है। यानी कि जैसलमेर शैली एकमात्र ऐसी चित्रशैली है दोस्तों जिस पर किसी भी दूसरी चित्रशैली का प्रभाव है ही नहीं, यानी कि ये एकदम स्थानीय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नारायण, छज्जू, मारवाड़ की उपशैली घाणेराव शैली के चित्रकार थे, ठीक है। तो छज्जू काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और ऑप्शन में मारवाड़ दिया जाता है, ठीक है। तो छज्जू और नारायण का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? ये आपके मारवाड़ की उपशैली घाणेराव शैली से हो जाएगा, बट घाणेराव ऑप्शन में नहीं होता है तो हम मारवाड़ आंसर करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लाल चितेरा किन शासकों के समय का एक प्रमुख चित्रकार था? तो दोस्तों लाल चितेरा जो है ये आपका माधो सिंह और ईश्वर सिंह के काल का प्रमुख चित्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राम सेवक, गोपाल हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण किस शासक के सूरत खाने में चित्रकार थे? तो दोस्तों राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, दोस्तों ये पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम जो है ये आपके प्रताप सिंह के सूरत खाने के चित्रकार थे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रताप सिंह के सूरत खाने के चित्रकार थे। आगे देखिए, 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना जयपुर में किसके समय हुई, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राम सिंह द्वितीय के समय हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना
यह आपकी 1857 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका वर्तमान नाम जो है वो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। आला गीला पद्धति का संबंध किस चित्रशैली से है? तो आमेर से ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका उद्भव सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है? आमेर में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, चूने से तैयार प्लस्तर को घोटकर चिकना कर भित्ति चित्रण करना कहलाता है। तो ये आपका आला गीला, आराइस और मोराकसी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कहलाता है? आला गीला, आराइस, मोराकसी कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, इसरदा, सिवाड़, झिलाए, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा ठिकाने की चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो इस पर जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उनियारा मैंने आपको बताई थी दोस्तों, ये आपका ढूंढाड़ और बूंदी का मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। राव राजा प्रताप सिंह के समय अलवर शैली किस वर्ष जयपुर से अलग स्वतंत्र अस्तित्व में आई? तो दोस्तों, पहले आपकी अलवर शैली जो थी ये जयपुर से जुड़ी हुई थी, बट बाद में इसका स्वतंत्र अस्तित्व हुआ। तो स्वतंत्र अस्तित्व में ये कब आई? तो ये 1775 में आई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके काल में आई थी दोस्तों? तो राव राजा प्रताप सिंह के काल में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी अलवर शैली का स्वतंत्र विकास या स्वतंत्र अस्तित्व में आना किसके काल का है? राजा प्रताप सिंह के काल का, ये आपको ध्यान रखना है। राव प्रताप सिंह के समय जयपुर के वे कलाकार जो अलवर आए थे, तो जयपुर के वही कलाकार थे जो अलवर आए थे, वो आपके डालू राम और शिव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डालू राम और शिव कुमार कौन सी चित्रकला शैली के चित्रकार हो जाएंगे? आपके अलवर के हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण किसके शासन काल में हुआ? तो दोस्तों, ये बख्तावर सिंह के काल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, बलदेव, डालू राम, सालगा, सालिग्राम किस चित्रशैली के कलाकार थे? तो ये अलवर चित्रशैली के कलाकार है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपका बलदेव और डालू राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, किस शासक का अलवर चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो कि मुगल चित्रकला में अकबर का था? तो दोस्तों, ये विनय सिंह का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलवर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जो है वो विनय सिंह के काल को ही कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विनय सिंह ने चित्रकला का प्रशिक्षण किससे लिया था? तो इन्होंने चित्रकला का प्रशिक्षण जो है ये बलदेव से लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अलवर चित्रकला शैली जो है दोस्तों, यहाँ पर इसको डडीकर चित्रकला शैली के नाम से भी जाना जाता है, यानी डडीकर का संबंध किससे? अलवर से है। इसके अलावा बांसलो का जो संबंध है दोस्तों, बांसलो का संबंध जो है ये भी आपकी अलवर चित्र शैली से है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, बेसरी नामक आभूषण जो है ये किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये आपकी किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ के चित्रों में महिलाओं को बेसरी आभूषण पहनाकर चित्रित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ जिस पर उस समय 1 लाख रुपए व्यय हुए? तो दोस्तों, उस समय 1 लाख रुपए व्यय होना बहुत बड़ी बात है। तो गुलिस्ता, ये आपको ध्यान रखना है। गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ? विनय सिंह के काल में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम जो बलवंत सिंह के समय के थे किस शैली से संबंधित थे? तो दोस्तों, ये अलवर शैली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका एक तो बलदेव हो गया, बक्साराम हो गया, छोटेलाल हो गया, जमुना दास हो गया और नंदराम हो गया, ये अलवर शैली से संबंधित है। ठीक है, अलवर शैली का नफीरी वादन चित्र किसके समय चित्रित हुआ? तो दोस्तों, ये अच्छा सवाल है, ये पूछा जा सकता है। नफीरी वादन जो चित्र था दोस्तों, ये शिवदान सिंह के काल में चित्रित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, किसके शासनकाल में मूलचंद उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया? तो दोस्तों, मूलचंद जो था और उदयराम जो था, इसने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था। ये किसके काल में किया था? तो मंगल सिंह के काल में किया था। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है दोस्तों, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किसने किया था? तो ये आपके मूलचंद ने किया था। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और किसके काल में किया था अगर ये भी पूछ लिया जाए तो मंगल सिंह के काल में किया था। कैसे याद रखोगे? म से मूलचंद, म से मंगल सिंह। ठीक है, हाथी दांत के फलकों का सूक्ष्म चित्रण किया है। ठीक है, और एक उदयराम भी इससे संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, अलवर शैली के राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम साय नेपाली कलाकार किस शासक के समय के थे जिन्होंने इस शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा? तो ये जयसिंह के समय के थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस चित्रशैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में व स्त्रियों के कद कुछ ठिगने उठी हुई वेणियों में बनाए गए हैं? तो दोस्तों, पुरुषों के जो मुख है वो तो आम की शक्ल के बनाए गए हैं और स्त्रियों के कद कुछ ठिगने उठी हुई वेणियों में बनाए गए हैं। तो ये आपकी अलवर शैली से हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, वेश्याओं के चित्र किस शैली में ही बने हैं?
तो दोस्तों वेश्याओं को गणिकाएं भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, गणिकाओं का चित्र जो है वो किस शैली से संबंधित है, तो ये आपका अलवर शैली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी वेश्याओं और गणिकाओं का चित्र जो है ये आपका अलवर चित्र शैली से संबंधित है। और पारदर्शी कपड़ों का जो मैंने आपको बताया था वो नागौर से हो जाएगा, ठीक है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर से संबंधित हो जाएगी। आगे देखिए, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कदम्ब के वृक्षों का चित्रण सर्वाधिक कौन सी चित्रशैली में मिलता है, तो ये आपका मेवाड़ में हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों त्रिआयामी जो है चित्र कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको मेवाड़ी चित्रशैली में देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी 3D चित्र जो है ये भी आपको मेवाड़ में देखने को मिलेंगे। और कदम्ब के वृक्षों का चित्र जो है ये भी आपको मेवाड़ में देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों केले के पेड़ों का सर्वाधिक चित्रण कौन सी चित्रशैली में किया गया है, तो केले के पेड़ों का सर्वाधिक चित्रण जो है ये आपका नाथ द्वारा चित्रशैली में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखिए, उनियारा शैली पर किन शैलियों का मिश्रित प्रभाव दिखाई देता है, तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनियारा शैली पर जयपुर और बूंदी यानी ढूंढाड़ और बूंदी का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे देखिए, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी के उनियारा शैली में किसने चित्र बनाए, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राम सीता जी के, लक्ष्मण जी के और हनुमान जी के चित्र किसने बनाए थे, ये मीर बख्श ने बनाए थे, ठीक है। तो मीर बख्श का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, उनियारा शैली से हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। आगे देखिए, शेखावटी चित्रशैली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस पर जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का प्रभाव रहा है, बिल्कुल। शेखावटी शैली जो है इस पर जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का प्रभाव रहा है। चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों ये कत्थई आपको ध्यान रखना है। कत्थई का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, शेखावटी में हुआ है, ठीक है। फ्रांस के नदीन ला फ्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण किया है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, किस शैली के भित्ति चित्रों के कारण उसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओपन आर्ट गैलरी जो है ये शेखावटी चित्रशैली को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, बगता कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरचंद, चोखा व बैजनाथ किस शैली के चित्रकार हैं, तो दोस्तों चोखा जो है और बैजनाथ जो है ये आपके देवगढ़ चित्रशैली के चित्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरचंद, बगता, चोखा और बैजनाथ ये आपके देवगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार हैं, ठीक है। आगे देखिए, किस चित्रशैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी वो मोती महल में देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों अजारा की ओवरी और मोती महल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अजारा की ओवरी और मोती महल जो है ये आपके देवगढ़ चित्रशैली में देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में किस चित्रकार का उल्लेख किया है जिसने पश्चिमी भारत में यश शैली को जन्म दिया, तो दोस्तों लामा तारानाथ के द्वारा श्रृंगधर चित्रकार का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 7वीं सदी में। आगे देखिए, मारवाड़ में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल से मानी जाती है दोस्तों, तो मारवाड़ में चित्रकला की शुरुआत जो है ये मालदेव के शासनकाल से मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके काल से मानी जाती है दोस्तों, मालदेव के शासनकाल से मानी जाती है। और मालदेव के काल में ही दोस्तों आपके चोकेलाओ महल और दोस्तों उत्तराधयन का चित्रण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चोकेलाओ महल और उत्तराधयन का संबंध किससे हो जाएगा, ये आपका जोधपुर से हो जाएगा, ठीक है, मालदेव के काल से। और अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल किसका काल रहा है, तो ये आपका मानसिंह का काल जो है ये मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, चोकेलाओ महल के चित्र व चित्रित उत्तराधयन सूत्र का संबंध किस शैली से है, तो दोस्तों चोकेलाओ महल जो है और उत्तराधयन जो है इनका संबंध जोधपुर चित्र शैली से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसके काल के हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके मालदेव के काल के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मारवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल हो जाएगा, वो मानसिंह का काल हो जाएगा। एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों, मारवाड़ शैली पर यूरोपीय प्रभाव जो है वो किसके काल में आया, तो ये आपका तख्त सिंह के काल में आया था। यूरोपीय प्रभाव तख्त सिंह के काल में आया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ जो है दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ जो है इसका चित्रण किसने किया था, तो A.H. मूलर के द्वारा किया गया था, ठीक है। A.H. मूलर के द्वारा किया गया था, यह आपका तख्त सिंह के काल में ही किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। A.H. मूलर जो है ये यूरोपियन है, ये आपको ध्यान रखना है। दुर्गादास राठौड़ का इसने चित्रण किया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने डिस्कस करी दोस्तों। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों जो कि पूछी जाती है, चांदनी रात की गोष्ठी। तो दोस्तों चांदनी रात की गोष्ठी जो है इसका संबंध किससे है, तो चांदनी रात की गोष्ठी जो है दोस्तों ये चित्र आपका किसने बनाया था, ये अमीर चंद ने बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अमीर चंद ने बनाया था, ये किस शैली से संबंधित है,
तो ये आपका किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट सभी बातें हमने डिस्कस कर ली है और नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम लोक कलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है नेक्स्ट वीडियो भी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।